इसका हमें बहुत गर्व है कि इस पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जो आज तक लोकतंत्र की जो नींव है उसको मजबूत बनाए हैं। तो सत्ता का लालच जो होता है वो आपको भ्रष्ट बना देता है। प्रभुत्व मैं को जब भी आप मजबूत करने की कोशिश करेंगे ना, तब भ्रष्टाचार पैदा होता है। ये भ्रष्ट होने में गलती क्या है? गलती ये है पावित्र्य खत्म हो जाता है, और पवित्रता जो है वो शुद्धता से ऊपर है। अगर आपकी सत्ता को, आपके समाजकारण को, आपकी इंसानियत को, आपके अंदर के इंसान को अगर कोई सत्ता भ्रष्ट कर रही है तो वो उसके जीवन के जीने का जो मूलभूत आयाम है वही खराब कर देती। जिस समाज में सत्ता तय करती है कि सत्य क्या है, वो समाज भ्रष्ट हो जाता है। और जिस समाज में सत्य तय करता है कि सत्ता कहाँ जाएगी, जहाँ सच है वहाँ सत्ता जाती है, वो समाज उन्नत हो जाता है। हमें चाहिए कि हम जो लोग सत्ता के पीछे लालची हैं उनको टालें, और जो लोग सही में वाकई देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को विकसित करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों को आगे लेके आए। चुनाव होते हैं और आज वोट डालने हैं तो छुट्टी देता है गवर्नमेंट, तो लोग टूर पर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। जिन्होंने वो जिम्मेदार लोग हैं वो घूमने चले जाते हैं और गैर जिम्मेदार लोग वोट डालते हैं। लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अधिकार का सही इस्तेमाल करने की काबिलियत भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की, बुद्धिमान लोगों की जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को सच से परिचित करवाएं कि आपको क्या करना चाहिए। उनको कम से कम इतना ज्ञान तो दे कि चुनाव करने के लिए क्या क्या हो, लक्षण देखे, क्या क्या पैरामीटर्स हो। नहीं तो ये सत्ता अहंकारी लोगों के, शोषण करने वाले लोगों के हाथ में चली जाए। मतदाता जो होता है वो अपना पहले से खुद कोई मत नहीं रखता, उसका मत खुला होता है। और जो कार्यकर्ता होता है वो पहले से ही मत से बंधा हुआ होता है। वो कुछ धारणाओं को लेकर चलता है, कुछ एजेंडे को लेकर चलता है, वो पहले से ही किसी पार्टी को जुड़कर चलता है। आज समाज में ये हालात हो गए, मतदाता कौन और कार्यकर्ता कौन पता ही नहीं चलता। 5 मिनट में कोई मतदाता कार्यकर्ता बन जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो मतदाता है। उसे संतुलित रहना पड़ेगा। अगर वो असंतुलित हो गया और किसी पार्टी की तरफ झुक गया, पहले ही समझ लेना भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो गया। वो चुनाव के दिन छोड़कर बाकी पूरे 5 साल सरकार सबकी होती है। तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। जब भी सत्ता में कोई आता है हमें उनका आदर करना चाहिए और 5 साल उनको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव हो गया, अभी सरकार स्थापित हो गया और दूसरे दिन से हम आंदोलन करना शुरू कर देते। ये लोकतंत्र नहीं है। तो मतदाता को जागरूक होना जरूरी है, सुजान होना जरूरी है। भ्रष्टाचार वहाँ से ही खत्म होगा, बाकी कोई खत्म नहीं कर सकता। तो जब हम गवर्नमेंट चुने, इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल हो। गवर्नमेंट ये कोई इमोशंस की बात नहीं है, निष्ठा की बात नहीं है, ये पूरी तरह व्यावहारिक बात है, कमर्शियल बात है। आपको कौन सी पार्टी और कौन सी सरकार आपको ज़्यादा न्याय देगी, ज़्यादा सुविधाएं देगी, आपके पैसे का सही इस्तेमाल करेगी, ये जानकारी रखने वाले लोगों को वहाँ रखो, उसके साथ ईमानदार रहने वाले लोगों को वहाँ रखो। एक जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार मतदाता निर्माण करता है और एक भ्रष्ट मतदाता भ्रष्ट सरकार निर्माण करता है। दोस्तों, अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल है और चूंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है और वाकई ये लोकतंत्र का उत्सव ही है कि खून खराबा किए बिना अगर कोई सत्ता में आता है
तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अगर हम हमारे इतिहास में अगर झांक कर देखें तो जितने भी साम्राज्य आए उतने साम्राज्य खून खराबा से आए। अगर हम औरंगज़ेब के बारे में कुछ सोचें तो उसने अपने भाइयों का कत्ल किया और सत्ता पे आया। ये इतिहास गवाह है। छत्रपति शिवाजी राजे जी को अपने लोगों को स्वराज्य का तोहफा देने के लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ी और कुछ साल पहले भी हमारे देश में सत्ता आने से पहले क्या क्या नहीं होता था। जब भी चुनाव आने होते थे देश में आतंक का माहौल बनता था। यहाँ तक कि बाहरी ताकतों का भी इस्तेमाल किया जाता था सत्ता पाने के लिए। और अपने ही देशों में झगड़े लगवाए जाते थे, दंगा फसाद गड़वाया जाता था। हम बहुत सारे सिनेमाओं से ये जान चुके हैं कि किस तरह राजनीति में सत्ता पाने के लिए लोगों का ही खून बहा देते थे। तो ये हजारों साल से परंपरा चलती आ रही परंपरा अगर रोक सकती है तो वो लोकतंत्र रोक सकता है। इसका हमें बहुत गर्व है कि इस पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जो आज तक लोकतंत्र की जो नींव है उसको मजबूत बनाए हैं। और इसी सिलसिले में आज सद्गुरु इसी माहौल के चलते आज सद्गुरु हमें बता रहे कि सत्ता खुद में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमें सलाह दी जाती है अगर कोई राजनीति में उतर रहा है तो उसके घर वाले बोलते कुछ भी कर लेकिन राजनीति में मत जा, सब कुछ कर लेकिन राजनेता मत बनना, चुनाव में खड़ा मत रहना। तो राजनीति को गंदा क्यों माना जाता है, क्यों गलत माना जाता है? फिर भी सब उसके पीछे पागल है, लेकिन उसमें उतरना गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से जो भी राजनीति में जाता है भ्रष्ट हो जाता है। शायद होना पड़ता है, ऐसा कह सकेंगे लोग, लेकिन सच्चाई कुछ और है। राम राज्य की बात हम जब करते हैं तो राम ने राज्य सत्ता के लिए नहीं किया, सेवा के लिए किया, अमन के लिए किया, सुकून के लिए किया। समाज के मन में थोड़ी भी अगर कड़वाहट है तो अपनी बीवी को जंगल में भेज दी, पेट से थी, बच्चे थे पेट में, फिर भी भेज दिया। सौतेली माँ ने पिताजी से वरदान लिया और कल राज्याभिषेक होना था, आज ही घर से निकाल दिया। 14 साल के लिए निकल गए। सत्ता का कोई लालच नहीं। कहानी यहां तक नहीं रुकती। जिस बेटे के लिए कैकेयी ने इतना बड़ा कांड किया, उस बेटे का प्रेम देखो भाई के प्रति। उसकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाया और उनके आदेश से सत्ता चलाई, राज्य कारभार चलाया। सत्ता का कोई मोह नहीं। जितना वनवास राम को हुआ उतना वनवास उसने राजमहल में रहकर भुगता। कोई लालच नहीं। तो सत्ता का लालच जो होता है वो आपको भ्रष्ट बना देता है। प्रभुत्व, मैं को जब भी आप मजबूत करने की कोशिश करेंगे ना, तब भ्रष्टाचार पैदा होता है। क्योंकि भ्रष्ट और आचार ये दोनों से मिला है भ्रष्टाचार। आचरण जब आपका भ्रष्ट हो जाता है, देखो कोई चीज़ अगर हम खाना बनाते हैं, तैयार करते खाना, तो दूध अगर गर्म करते करते अगर वो फट गया तो क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया मतलब उसके अंदर की ताकत, जो पौष्टिकता थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई।
वैसे तो उसका पनीर बनाया भी जाता, अभी भी पनीर बनाया जा सकता है, लेकिन वो दूध वो नहीं रहा जो पहले था। शायद उसका पनीर भी बनाए तो वैसे नहीं बनेगा जैसे अच्छे दूध का बनता है। ये जो भ्रष्ट हो जाता है ना, तब वो इंसान अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को खो देता है। सकारात्मक भ्रष्ट होने से क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि आदमी आदमी नहीं रहता और राक्षस बन जाता है। भ्रष्ट इंसान किसे कहते हैं हम? लोग पहले कहते थे ये भ्रष्ट हो गया। अगर कोई भगवान को मानने वाला, गले में तुलसी की माला डालकर रहने वाला अगर मटन खा ले तो क्या हो गया? हम बोलते हैं भ्रष्ट हो गया। कहते हैं क्यों? ऐसा क्या हुआ? खाना तो खाया उसने। राजा महाराजा खाते थे, सभी लोग खाते, बहुत सारे खाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि वो नॉनवेज खाने से भ्रष्ट हो गया? अगर आपने कहीं उपवास ले लिया और पूरा दिन आपने उपवास किया, 9 रात्र और 9 दिन नवरात्रि का उपवास किया, और दशहरे के दिन उपवास सब जो छोड़ने के पहले सुबह सुबह गलती से कुछ खा लिया, तो आपके 9 दिन का उपवास क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। अगर किसी महिला की इज्जत लूट जाती है तो हम उसे कहते हैं भ्रष्ट हो गए। ऐसा क्यों कहते हैं? ये भ्रष्ट होने में गलती क्या है? गलती ये है पवित्र खत्म हो जाता है। और पवित्रता जो है वो शुद्धता से ऊपर है। आपने गले में माला डाली है, इसका मतलब आपने प्रकृति के साथ बंधन बांध लिया है। शादी मतलब किसी पुरुष और स्त्री से गले में हार डालकर उससे बंधन बांध लेना, और तुलसी की माला मतलब परमात्मा से बंधन बांध लेना। मैंने तुझसे शादी कर ली, तू ही मेरा मालिक है, चाहे मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। अगर मैं परमात्मा का अगर भक्त हो गया, उससे अगर जुड़ गया, तो परमात्मा की जो खुशी है वही मेरी खुशी है। परमात्मा चाहता है कि तू शाकाहारी रहे, तू ऐसा आहार कर जिस आहार से तेरा मन शुद्ध रहे, तेरे अंदर अच्छे विचार आए, तेरा शरीर शुद्ध हो, जिसके चलते तुम अच्छे काम कर सको। देखिए, बात खाने की नहीं है, या वेज नॉन वेज की भी नहीं है, सही गलत की भी नहीं है। बात क्या है? जब आप शुद्ध और पवित्र खाना खाते हो तो आप बीमार पड़ते हो? नहीं। आप अगर अशुद्ध और अपवित्र खाना खाते हो तो क्या पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए जैसे कि हमारे पास में अगर कोई कार है या बाइक है तो उसमें हम कौन सा पेट्रोल डालना चाहते हैं? जो पेट्रोल में कोई मिलावट नहीं। सही है गलत है? इसके लिए बना है। ये शरीर जो बना है ये पूरा शाकाहारी के लिए बना है। वी आर नॉट कार्निवोरस, वी आर हर्बिवोरस। जैसे कि हम जानते हैं, आपने कभी देखा हाथी इतना बड़ा है तो अगर उसके कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उसने किसी जानवर को पकड़ के खा लिया, खरगोश को पकड़ के। कभी देखा आपने? जंगल में वो तड़प के मरेगा। कोई हिरन, कोई बकरी, कोई हाथी कभी भी मांसाहार नहीं करेगा। क्यों? प्रकृति ने उसने बनाया, वैसे वो जीता है। तो प्रकृति ने इंसान को जिस तरह बनाया वैसे उसे जीना चाहिए। तो यही प्रकृति के पास जाना है। तो ये ना करने की वजह से हमारे अंदर विकृतियां पैदा हो जाती है, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो भ्रष्ट होने के बाद जो आचार होता है, आचरण होता है, वो भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस घर में धुआं बनता है, आप कच्ची लकड़ी को, हरी लकड़ी को अगर जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। प्रकृति कहते हैं इससे जलाओ मत, ये जलाने की चीज है नहीं है, ये बता रही है प्रकृति आपको, इसलिए तो धुआं बनाती है। वो कहती है इसे पकने दो, सूखने दो, फिर जलाओ। तो वो घर जो है, अगर घर में अगर धुआं बन गया तो वो भ्रष्ट हो जाता है। और वैसा जो भ्रष्ट घर होता है ना, वहां कभी भी स्वास्थ्य नहीं रहता।
वैसे भ्रष्ट राजनीति में कभी भी समृद्धि नहीं रहती। भ्रष्ट राजनीति में हमेशा चालबाजियां, आतंक, शोषण, अत्याचार यही रहता है। क्यों? वही तो उसका सहारा है। आप अगर ये जो आपने टार रोड बनाया, उससे ऊपर आपने अगर बुलडोजर चलाया चेन वाला, तो रास्ता क्या हो जाएगा? वो उखड़ जाएगा। हाँ, उस रास्ते को भ्रष्ट कर देगा वो भ्रष्ट कर देगा, पूरा खराब कर देगा। खराब, भ्रष्ट करना मतलब खराब कर देना, ऐसा बनाना जो उपयोग में ना ला सके। अगर आपकी सत्ता को, आपके समाजकारण को, आपकी इंसानियत को, आपके अंदर के इंसान को अगर कोई सत्ता भ्रष्ट कर रही है, तो वो उसके जीवन के जीने का जो मूलभूत आयाम है वही खराब कर देती। जिसलिए ये किया जा रहा है, उस मूल उद्देश्य से उसे भटका देती है। सत्ता क्यों लाते हैं लोग? सत्ता क्यों देती है ईश्वर या प्रकृति? हमें सत्ता क्यों देती है? क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया, आपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे, उनकी सेवा कर रहे, उनका ख्याल रख रहे, तो ईश्वर सत्ता देता है। लेकिन इस प्रकृति ने जब हमें सत्ता दी, हमने अगर उसका दुरुपयोग किया, तो प्रकृति उसे छोड़ती नहीं है। तो यही सद्गुरु आज हमें कह रहे हैं कि खुद सत्ता में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। राजनीति में जाना मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। आपको पता है सबको, भारत में एक राष्ट्र है, एक राज्य है जहां आतंक, लूट, गुंडागर्दी के बिना कुछ भी नहीं था 50 साल। वहां पूरी अमन और शांति है पिछले 5 सालों से, या उससे ज्यादा। उसकी वजह सब जानते हैं। इसका मतलब सत्ता अगर किसी सज्जन इंसान के हाथ में आ गई, तो वो पवित्र बन जाती है, वो पुरस्कार बन जाती है। और वो जब गलत इंसान के हाथ में रहती है, जब वो प्रभुत्व, उसके ऊपर सत्ता जमाने का जो अहंकार जमाने का जो प्रयत्न करता है, ऐसे इंसान की जब सत्ता हाथ में सत्ता जाती है, तो वो पूरा समाज भ्रष्ट कर देता है, पूरी व्यवस्था तितर बितर कर देता है। इसीलिए तो रावण को मारना पड़ा। रावण कहता था मैं ईश्वर हूं, हिरण्यकश्यप को मारना पड़ा क्योंकि वो कहता था मैं ईश्वर हूं, बाकी कुछ नहीं है, ये भ्रष्ट है। प्रकृति को भ्रष्ट करने का तरीका है। जिस भी तरीके से आज मनुष्य आचरण कर रहा है हर क्षेत्र में, तो भ्रष्टाचार है। पहले ज़माने में हर घर में या हर गांव में एक मुखिया रहता था, वो गांव को चलाता था, उसके हाथ में सत्ता रहती थी। एक बार 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद जिनके पास वो झगड़ा आया वो उनका दुश्मन था, लेकिन वो पंच था। उसमें से एक का दुश्मन था जिसके ऊपर अन्याय हुआ था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर अन्याय किया गया था। तो जब वो झगड़ा उनके सामने आया, लेकिन देखो वो जो पंच था वो उस बेकसूर इंसान का दुश्मन था। उन दोनों में भी झगड़ा था, पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ा चल रहा था। तो उसे पहले से पता चल गया कि अभी मेरे ऊपर क्या होगा, अन्याय होगा, और वापिस मेरे खिलाफ क्या होगा, निकाल होगा। तो वो बेमन गया वहां से। उसे पहले से ही पता था कि अभी मुझे न्याय नहीं मिलने वाला, ऊपर से मेरे ऊपर अपराध का केस लगाया जाएगा। तो गया वहां पे, वो पूरा सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद पूरा गांव चकित हो गया। जो सही न्याय था वो किया गया, और उस पंच ने अपने दुश्मन जो बेकसूर था उसे बेकसूर साबित करके सामने वाला जो उसका दोस्त था उसको सजा दे दी। पूरा गांव चकित हो गया।
सब लोग निकल गए। तो 4-5 लोग बचे, जो बेकसूर था, उसके दोस्त थे, वो सभी गए और पंच को पूछा, पंच जी आपने ये ऐसा न्याय कैसे किया? वो पहली बार पंच हुआ था और पहले ही केस आया था। तो पूरा गांव चकित हो गया। गांव जब बोल रहा था कि अभी इनके हाथ में सत्ता गई, अभी ये पंच हो गया, अभी अन्याय ही होगा, तो पूरा गांव ये न्याय सुनकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। वो 5 लोगों ने पूछा कि आपने ये कैसे न्याय किया? आपकी तो दुश्मनी है, आप उसकी यहां पे बदला निकाल सकते थे। तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत सुंदर था। उसने जवाब दिया, पंच में ईश्वर होता है, पंच में मनुष्य नहीं होता, पंच में ईश्वर होता है। अभी मैं जब न्याय कर रहा था तब मैं नहीं था, मैं उसका दुश्मन भी नहीं था, मैं इनका दोस्त भी नहीं था, मैं सिर्फ पंच था और मेरे अंदर से ईश्वर ने न्याय किया, मैंने न्याय नहीं किया। और ये सोच थी हमारे पुरखों की। और इस तरह के लोग उस जमाने में रहते थे गांव में, इसीलिए सब अमन और शांति थी, प्रेम था। तो यही आज हम हमारे घरों में आज देखते हैं कि भेदभाव होता है, न्याय नहीं होता। तो सत्ता जिसके हाथ में मिल जाती है वो अपना ही सच सामने लेके आता है। तो हमेशा कहा गया है, जिस समाज में सत्ता तय करती है कि सत्य क्या है, वो समाज भ्रष्ट हो जाता है। और जिस समाज में सत्य तय करता है कि सत्ता कहाँ जाएगी, जहाँ सच है वहाँ सत्ता जाती है, वो समाज उन्नत हो जाता है। आज पूरे इंडिया में अगर महाराष्ट्र की हालत अगर देखें तो 9 पक्ष हैं, पार्टियां हैं। कितनी? 9। ये भ्रष्टाचार की निशानी है। अगर एक घर में 9 अगर बोले कि मुझे राज करना है, मुझे सत्ता चाहिए, तो ये वाकई भ्रष्टाचार की निशानी है। क्या करे समाज, क्या करे? इसमें समाज की भी गलती है। अगर आपके देश में या राज्य में अगर प्रमुख पक्ष को फूटकर अगर छोटे छोटे पार्टियां बन गई तो समाज समझ लेना ये आपकी एकात्मता को भंग करेगा और समाज सेवा परे रह जाएगी। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप करना और प्रत्यारोप करना, गलतियां निकालना, झूठे आरोप करना, इसी में समाज उलझा रहेगा। और यही हो रहा है महाराष्ट्र में। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो भी सत्ता में आएगा वो सिर्फ सत्ता बचाने की कोशिश करेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो युवा पीढ़ी है, इन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए। किसी 2 या 3 पार्टियों को ही वो महत्व दे, फोकस करे। अगर उसने ज़्यादा पार्टियां, अगर 1 फुट कर 2 फुट, ये तो क्या हो गया? ये तो गांव में जैसे एक परिवार 2 हो जाते, 2 के 4 हो जाते। ये राजनीति नहीं रही, ये स्वार्थ नीति हो गई, परिवारवाद हो गए। अगर इसी तरह ये चलता रहा तो आने वाला कल महाराष्ट्र की जनता के लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होगा। इसीलिए इस लोकतंत्र में, इस उत्सव में अगर हम हर कोई मायूस देख रहे, मतदाता को देखो, शांत है, सहमा सा है, कंफ्यूज है, वो खुद को पता नहीं है। अगर चले जाएं, मैं खुद जब वोट डालने गया तो 2 बैलेट शीट्स थी और कितने बटन थे पता नहीं। मैं इतना पढ़ा लिखा, फिर भी मैं भी वहाँ पे ठहर गया, ढूंढते रह गया। तो सोचो आम इंसान की क्या हालत होगी।
अरे चुनाव में आगे आने के लिए सत्ता के बारे में इतने लोग अगर लालची हो गए, वाकई इसके पीछे समाज सेवा का कोई हित नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। हमें चाहिए कि हम जो लोग सत्ता के पीछे लालची हैं उनको टालें, और जो लोग सही में वाकई देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को विकसित करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों को आगे लेके आए, तो ही भ्रष्टाचार कम होगा। खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम होगा। अगर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ तो ये पूरे समाज का शोषण चलता रहेगा। तो सदगुरु आज हमें जब बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का जो स्रोत है ना, वो सत्ता का लालच बन जाता है। तो छोटी सी छोटी सत्ता क्यों ना हो, गांव में, घर में क्यों ना हो, बड़ी दीदी छोटे भाई के ऊपर या बड़ा भाई छोटे अपने भाई बहन है उनके ऊपर रौब जमाता है, वो सत्ता ही पाना चाहता है। सही है? तो सत्ता कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला इंसान जो हो उसे सत्ता दीजिए, ना कि हुकुमशाही करने वाला डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब अहंकार का रूप है। आप देखो, जिन्होंने भी अहंकार से सत्ता चलाई उनका हश्र क्या हुआ। हिटलर का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ, औरंगजेब का क्या हुआ। जितने भी अफगान से जितने भी लुटेरे आए, उन सब का हश्र क्या हुआ। अंतिम दिनों में उनका हश्र बहुत ही भयानक हुआ। तो दोस्तों, भ्रष्ट चीज करने से आदमी भ्रष्ट ही हो जाता है। भ्रष्टाचार करके आज तक कोई भी अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी इंसान हो, वो कभी भी समृद्ध जीवन और स्वस्थ जीवन नहीं जिया। उनके पीछे बीमारियां लगी, उनके पीछे बहुत सारी केसेस लगी, उनके पीछे उनके शत्रु लगे, और हमेशा वो आतंक में रहे। जो लालच में सत्ता के ऊपर कुंडली मार कर बैठता है ना, अहंकार से, वो हमेशा डर में रहता है। हमेशा याद रखिए। और लोगों को जितना चिल्ला के बोलते हैं ना, आप देखना, जो जितना चिल्ला के बोलता है वो उतना अंदर से डरा हुआ होता है। मुझे इसमें एक और बात समझ में आती है। देखिए, एक ऑफिस चलाना है, या एक टुकड़ी को चलाना है, या एक सिस्टम को चलाना है, तो वहाँ पे हम किसी को नियुक्त करते हैं। समझो एक पीवन होता है, जो खाली प्यून क्या करता है, पानी देता है, चाय देता है, कुछ सामान खरीदे, इधर उधर हेल्प का काम करता है बस ऑफिस में। सही है गलत है? फिर भी उसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और उसको जो नियुक्त करने वाले लोग होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कोई क्लर्क हो, साधारण सा किसी स्कूल में अगर किसी मुख्याध्यापक या टीचर को अगर नियुक्त करना है, जो सिर्फ 40 बच्चों पर प्रभाव डालेगा, कितने, 40-50 बच्चों पर प्रभाव डालेगा, अपने पूरे जीवन काल में वो 200-300 बच्चों के आगे जाता नहीं अकेला। तो ऐसे एक अधिकारी को या टीचर को आप जब नियुक्त करते हैं, या किसी कलेक्टर को आप नियुक्त करते हैं, तो कितने बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है, कितनी उसका टैलेंट सर्च करते हैं, बड़े बड़े अफसर उसका इंटरव्यू लेते हैं, और लाखों में से कुछ 100 चुने जाते हैं। सही है गलत है? जो उसको आदेश देगा वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी चलेगा। और उसको नियुक्त करने वाले कौन है? जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, वो भी है। छोटे से जो स्कूल में फेल हो गया वो भी है। जो गुंडागर्दी कर रहा है वो भी है। जो दहशत फैला रहा है वो भी है। समाज सेवा करने वाला वो भी है। सब तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे, गरीब है, अमीर है, सभी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो चुनने के लिए काबिल है? क्या वो उनमें इतनी समझ रखते हैं कि मैं जो चुन रहा हूं वो सही है? तो ये सज्जन समाज की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, क्या वो
खुद चलकर सामने आए और इस उत्सव में सहभागी हो। और आज के हालात ये हैं, जब चुनाव होते हैं और आज वोट डालने हैं तो छुट्टी देता है गवर्नमेंट, तो लोग टूर पर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। जिन्होंने वो जिम्मेदार लोग हैं वो घूमने चले जाते हैं और गैर जिम्मेदार लोग वोट डालते हैं। लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अधिकार का सही इस्तेमाल करने की काबिलियत भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की, बुद्धिमान लोगों की जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को सच से परिचित करवाएं कि आपको क्या करना चाहिए। उनको कम से कम इतना ज्ञान तो दें कि चुनाव करने के लिए क्या क्या हो, लक्षण देखें, क्या क्या पैरामीटर्स हो। नहीं तो ये सत्ता अहंकारी लोगों के, शोषण करने वाले लोगों के हाथ में चली जाए। तो ये बहुत ही आज का जो संदेश है, वाकई लोकतंत्र बचाने के लिए सबसे ज़रूरी संदेश है। हम एक बार चुनाव में वोट देते हैं और सरकार को चुनते हैं और उसी सरकार को बाद में 5 साल गाली देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? तो वो गाली किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे? मैंने एक बार कहा था, कार्यकर्ता और मतदाता में क्या अंतर है? कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। मतदाता जो होता है वो अपना पहले से खुद कोई मत नहीं रखता, उसका मत खुला होता है। और जो कार्यकर्ता होता है वो पहले से ही मत से बंधा हुआ होता है। वो कुछ धारणाओं को लेकर चलता है, कुछ एजेंडे को लेकर चलता है, वो पहले से ही किसी पार्टी को जुड़कर चलता है। आज समाज में ये हालात हो गए, मतदाता कौन और कार्यकर्ता कौन पता ही नहीं चलता। 5 मिनट में कोई मतदाता कार्यकर्ता बन जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो मतदाता है। उसे संतुलित रहना पड़ेगा। अगर वो असंतुलित हो गया और किसी पार्टी की तरफ झुक गया, पहले ही समझ लेना भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो गया। कोई पार्टी मेरे काम आई इसलिए मैं उसको वोट दूंगा, ये पूरा भ्रष्टाचार है। क्योंकि सरकार सबकी होती है। वो चुनाव के दिन छोड़कर बाकी पूरे 5 साल सरकार सबकी होती है। तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। जब भी सत्ता में कोई आता है हमें उनका आदर करना चाहिए और 5 साल उनको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव हो गया, अभी सरकार स्थापित हो गया और दूसरे दिन से हम आंदोलन करना शुरू कर देते। ये लोकतंत्र नहीं है, ये खुद भ्रष्टाचार से पैदा हुई, सत्ता की लालसा से पैदा हुई, ये अहंकार और शोषण के जाल से पैदा हुई भावनाएं हैं जो आपको इधर उधर दौड़ा रही है। आम समाज को यहां इतना तक मालूम नहीं है कि हम जब देश के लिए चुनाव करते हैं तो अलग अपेक्षाएं होनी चाहिए, जब राज्य के लिए चुनाव करते तो अलग अपेक्षाएं होनी चाहिए, जब हम तहसील के लिए या जिले के लिए, जिला परिषद के लिए चुनाव कर रहे तो अलग चाहिए। यहाँ पर लोग जैसे ग्राम पंचायत में या तहसील में जैसे लोग वोट करते हैं ना, वैसे देश के लिए भी वो अपेक्षाएं रखते हैं। जो राज्य से अपेक्षा लेनी चाहिए वो देश से अपेक्षाएं करते हैं। तो ऐसा समाज कभी भी संतुलित निर्णय नहीं ले सकता। इससे समझना और इससे खुद एक समझदार और सुजान नागरिक बनना ये सबसे बड़ी चुनौती है आज। तो खुद में झांक के देखिए, क्या आप कार्यकर्ता हो? आप हो तो मतदाता, लेकिन मुखौटा पहना है कार्यकर्ता का, और सभी कार्यकर्ता मुखौटा पहनते हैं मतदाता का। यही मुश्किल है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होना चाहिए? अगर हम किसी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं या किसे हम गलत साबित कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? चुनने वाले भ्रष्ट हैं। तो मतदाता को जागरूक होना जरूरी है, सुजान होना जरूरी है। भ्रष्टाचार वहां से ही खत्म होगा, बाकी कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर मतदाता किसी से पैसा लेना, किसी से शराब लेना, किसी के पल्लू को पकड़ भागना, किसी से प्रभाव में आना, ये सब चीज़ें छोड़ दे तो उसे सच अपने आप पता चलेगा।
सरकार किसी के लिए कुछ करती है तो कोई उपकार नहीं करती, उसकी भी जिम्मेदारी है। इन लोगों को पता नहीं है इनकी एक एक रुपए की कमाई का आधा हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता है, उससे ज़्यादा भी जाता है। तो जब हम गवर्नमेंट चुने, इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल हो। गवर्नमेंट ये कोई इमोशंस की बात नहीं है, निष्ठा की बात नहीं है, ये पूरी तरह व्यावहारिक बात है, कमर्शियल बात है। आपको कौन सी पार्टी और कौन सी सरकार आपको ज़्यादा न्याय देगी, ज़्यादा सुविधाएं देगी, आपके पैसे का सही इस्तेमाल करेगी, ये जानकारी रखने वाले लोगों को वहाँ रखो, उसके साथ ईमानदार रहने वाले लोगों को वहाँ रखो। एक जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार मतदाता निर्माण करता है और एक भ्रष्ट मतदाता भ्रष्ट सरकार निर्माण करता है। तो आज से आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर सत्ता का एक भाव पैदा हो गया तो वो जिम्मेदारी के लिए आना चाहिए। और जो भी सत्ता के पीछे भाग रहा है उसको क्या जिम्मेदारी लेनी है इसलिए आगे आ रहा है, या उसे अहंकार को तृप्त करना है इसलिए आगे आ रहा है, ये देखिए और फिर उसके पीछे खड़े रहिए। तो ये लोकतंत्र वाकई हमारे लिए उत्सव साबित होगा।